कैसे हैं आप सभी? आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 32। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर जरूर देखिएगा और फिर आप इस पार्ट को देखिए। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जिना ने ली को देख लिया और उसे उसका नया नाम यानी उसे चैंग ना कहकर उसे ली कहा। तो ली तो चौंक गया था कि तुम मेरा असली नाम कैसे जानती हो। ली को तो जिना के बारे में कुछ याद ही नहीं है दोस्तों, इसलिए वो चौंक कर पूछता है एंड जिना भी हैरान रह जाती है कि ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो इस पार्ट की शुरुआत में वो पूछती है कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं जिना हूँ। बस दोस्तों अब ली को सब कुछ याद आने लग जाता है कि वो किस तरह पहली बार मरने से बच गया था और फिर जिना से मिला और आखिर में दोनों गले मिले थे। ली ने जिना को किस भी किया था, तब तक की सारी बातें उसको याद आती हैं। पर दोस्तों जब उसे ये सब कुछ याद आता है तो आप तो जानते ही हैं उसे क्या होता है, बेचारा सर दर्द से तड़पता रहता है। इतने में मोजू वहाँ पर आ जाता है और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तब ग्रे जिना को बताता है कि ली के सर में एक बुलेट है जिसे डॉक्टर्स निकाल नहीं पाए। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल गया है, लेकिन जब उसे वो सब याद आता है तो उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। जिना चौंक जाती है कि ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन एक बात बताओ, उस बुलेट को सर्जरी से नहीं निकाला जा सकता क्या? ग्रे कहता है कि नहीं, अगर उसे निकाला तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। यह सुनकर जिना बहुत परेशान हो जाती है। मोजो कहता है कि ली का इलाज करवाने के लिए हमने हिप्नोटिस्ट को बुलाया है, शायद वह इसका कोई और हल बता सकेगा। दूसरी ओर दोस्तों जेजे पैनी के साथ मजे से ड्रिंक कर रहा होता है, क्योंकि पैनी के बताए हुए आइडिया से जेजे उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपने पक्ष में करने में सफल हो गया था। एंड तब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉल करके कहता है मुझे आपका दूसरा फ्लावर वेस मिल गया, अब बताइए मुझे क्या करना होगा। जेजे कहता है कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ अपना नॉमिनेशन वापस लेना होगा और प्रेस को बताना होगा कि आप मेरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है, लेकिन वो 2.5 मिलियन जो आप देने का वादा किए थे उसका क्या? जेजे कहता है कि फिक्र मत करो, जैसे तुम प्रेस मीट करोगे तो मेरा आदमी तुम्हें कांटेक्ट करेगा जो तुम्हें 2.5 मिलियन देगा। जेजे बड़ा खुश हो जाता है दोस्तों कि काम हो गया। बहन यहाँ जेजे को खूब पिलाती है, पर जेजे नहीं जानता कि वो उसे धोखा दे रही है। लेकिन जेजे का बॉडीगार्ड जो उसका वफादार है दोस्तों, वो ये सारी चीजें देखकर बहुत गुस्सा होता है कि उसका बॉस इस तरह उल्लू बन रहा है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। तब दोस्तों उसे किमी कॉल करती है तो पैनी जेजे से कहती है क्या तुम मुझे छोड़कर उससे मिलने जा रहे हो? बस दोस्तों जेजे उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि अरे उसे मारो गोली, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, कहकर वो फोन को म्यूट कर देता है। वहाँ किमी परेशान होती है कि जेजे उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा। नील कहता है कि बेटी जेजे गलत दिशा में जा रहा है, तुम उसे अपने काबू में रखो। पर किमी कहती है कि वो ऐसा नहीं है पापा, आप खामखा उस पर शक कर रहे हैं। नील भी कहता है कि मुझे जो लगा मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी बेटी। दूसरी ओर पैनी और जेजे कार में होते हैं। पैनी जानबूझकर दोस्तों जेजे से लिपट रही होती है और जेजे भी उसे मना नहीं करता। ये सारी चीजें देखकर बॉडीगार्ड चिढ़कर कहता है कि जरा दूर बैठो, मेरे बॉस से चिपक क्यों रही हो? वो भी कहती है कि तुम तो चुप रहो, मैं तो जेजे के पास ही रहूंगी, बताओ क्या कर लोगे? बॉडीगार्ड दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह चिढ़ जाता है। फिर वो जेजे को घर लेकर आता है। किमी यहाँ पूछती है तुम कहाँ चले गए थे, मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने? वो कहता है कि जानम आज मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है और मैं खुशी से पागल हो रहा था, इसीलिए कुछ ज्यादा ही पी ली मैंने। बॉडीगार्ड दोस्तों उसे उसके कमरे में लेकर जाता है। पैनी कहती है तो फिर मैं भी चलती हूँ घर, लेकिन किमी उसे रोक कर पूछती है कि तुमने इतनी पी क्यों रखी है, तुम किसके साथ पी रही थी वैसे? तब बॉडीगार्ड बताता है कि पैनी के कुछ दोस्त आए थे, उसने उन्हीं के साथ मिलकर ड्रिंक किया। ये सुनकर किमी भी चली जाती है। पैनी तब बॉडीगार्ड को कहती है कि थैंक्स यार मुझे बचाने के लिए। बॉडीगार्ड कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने अपने बॉस के परिवार को टूटने से बचाया है और आइंदा ना उनके साथ इतना चिपकने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा, सुन लो। कमरे में जाकर दोस्तों किमी जेजे का कोट उतारती है तो उसके शर्ट पर किसी के लिप्स का निशान होता है। इसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाती है कि ये करके क्या आ गया आज। वहाँ हिप्नोटिस्ट आ जाता है और जिना से कहता है कि हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारी यादें उसकी मेमोरी से मिटाई थी, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारे बारे में सब याद आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो तुमसे बेहद प्यार करता था, लेकिन अब अगर तुम्हारी याद को उसके दिमाग से पूरी तरह नहीं मिटाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिना बहुत दुखी होती है, लेकिन कहती है अगर ली की जान को खतरा है तो आप जरा भी मत सोचिए और उसके दिमाग से मेरी हर याद को पूरी तरह से मिटा दीजिए। अब आगे दिखाते हैं तो ली की हिप्नोसिस शुरू हो चुकी है और डॉक्टर पूछता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? ली कहता है कि मैं, जिना और उसका भाई एक घर में है, हम बड़े खुश हैं। तो अब हिप्नोटिस्ट उन सारी यादों को जड़ से मिटा देता है। अपने अंतर मन में ली उस घर में जिना को ढूंढने लग जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। मतलब दोस्तों जिना की यादें पूरी तरह से मिटा दी गई हैं। जिना बहुत रोती है और ट्रीटमेंट के बाद वो ली के पास जाकर कहती है मुझे याद करने की कोशिश मत करो,
मैं तुम्हारे दिमाग पर बोझ नहीं बनूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। कहकर वो ली को किस करके वहाँ से चली जाती है। बाहर एंड्रयू खड़ा होता है तो जिना कहती मुझे थोड़ी देर प्लीज अकेला छोड़ दो। कहकर वो चलने लगती है, पर एंड्रयू उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता और उसके पीछे चलने लग जाता है। वो भी जिना का दुख समझ चुका था दोस्तों। अगले दिन वो जिना के घर जाकर उसे जेजे के फाइल्स दिखाकर कहता है, इसमें जेजे की सारी एक्टिविटीज की डिटेल्स है। जेजे के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई में ये जरूर काम आएगा, इसे रख लो। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर कितना दुख भरा पड़ा है, लेकिन तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती, वो भी ठीक है, पर ऐसा मत करो। तुम्हारे मन में जो दुख है ना, वो अगर तुम शेयर कर दोगी तो शायद तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। लेकिन जिना कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। दोस्तों वहाँ चेयरमैन पीए से कहता है कि एंड्रयू की जल्दी शादी करवानी पड़ेगी, उसके बाद जब शेयर होल्डर्स मीटिंग होगी तो हमारा पक्ष स्ट्रांग हो जाएगा। अब चेयरमैन की वाइफ नाथन और सिंडी से कहती है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग से पहले तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी, तभी डोडो ग्रुप हमारे हाथ में रहेगा। नाथन कहता है कि आप मेरी दूसरी शादी करवाना चाहती है। लगता है दोस्तों नाथन की शादी हो चुकी थी और डाइवोर्स भी हो गया था। चलिए देखते हैं कहानी में आगे इसके बारे में क्या बताया गया है। फिर चेयरमैन की वाइफ सिंडी से कहती है कि तुम तो शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करती हूँ। वो कहती है इतनी जल्दी शादी? नहीं मम्मी, मुझसे नहीं होगा। ये कहकर वो भाग जाती है और सीधे होटल में जाती है जहाँ दोस्तों ली रहता है। पर वो उस दिन की घटना के बाद ली से नजर नहीं मिलाना चाहती और उससे छुप जाती है। लेकिन जब वो मुड़ती है तो ली उसके सामने खड़ा होता है। वो पूछता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती। ली कहता है कि नहीं, जरूर कोई बात है, तुम छुपा रही हो। वो कहती है कि हम दोनों अभी भी डेट कर रहे हैं ना। ली गुस्सा हो जाता है कि डेट पर तुमने मेरा क्या हाल कर दिया था, भूल गई क्या? फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोस्तों किस तरह सिंडी ने ली का कान काट दिया था और उसके सीने से लगकर ड्रामा किया था। वो उसको डांटता है कि देखो आइंदा डेट की बात तो तुम मेरे साथ करना ही मत, दूर हो जाओ। और एक और बात याद रखना, जिंदगी में फिर कभी शराब को हाथ मत लगाना। कहकर वो चला जाता है दोस्तों। एंड अब सिंडी भी चिढ़ जाती है कि तुम मुझे रिजेक्ट करोगे, हाँ देखो मैं करती क्या हूँ अब। कहकर वो अपनी माँ को कॉल करके कहती है मम्मी आप चैंग के साथ मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स कीजिए। दूसरी ओर दोस्तों वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि मैं अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हूँ, बल्कि मैं जेजे की पार्टी को ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं जेजे को अपना पूरा सपोर्ट दूंगा। दूसरी ओर एंड्रयू, जॉन और जिना सोच में पड़ जाते हैं कि जेजे के जीतने के चांसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमें इसके खिलाफ कोई न कोई एविडेंस को जरूर ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों ली की टीम भी टीवी पर ये सब कुछ देख रही होती है और ली पूछता है कि क्या जेजे के खिलाफ कोई सबूत मिला हमें? वो जो कहता है कि मेरी एक काबिल एजेंट इस काम पे लगी हुई है, जल्दी कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। वैसे उस सबूत को पब्लिक में पेश करने का काम करेगा कौन? ली कहता है कि वही लॉयर करेगी जो जेजे के खिलाफ पहले भी टीवी में इंटरव्यू कर चुकी है। वो बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है, देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर साफ पता चलता है कि ली जिना के बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन वो जिना के बारे में सब कुछ भूल चुका है। उसे सिर्फ ये याद है कि कोई लड़की इंटरव्यू करने गई थी जेजे का टीवी पर, बाकी उसको अपने और जिना के बारे में कुछ याद नहीं, सब भूल गया है। एंड यहाँ मोजो तुरंत जिना को कॉल करके कहता है कि ली तुमसे मिलना चाहता है, तुम घबराओ मत, उसे तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं है। जिना कहती है अगर वो भूल चुका है तो मैं उससे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। पर दोस्तों मन ही मन से वो बहुत टूट चुकी होती है, तो वो ली से मिलने चाहती है। पर ली कैजुअली कहता है आप ही वो लॉयर है ना जिसने जेजे के खिलाफ वो प्रोग्राम किया था। मैं भी नहीं चाहता कि जेजे इलेक्शन जीते, तो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर काम करें। दोस्तों जाने से पहले वो कहता है मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। एंड ये कहकर वो जिना के साथ शेक हैंड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जिना का दुख हद पार कर चुका था, लेकिन फिर भी वो ली से हाथ मिलाती है। दूसरी ओर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ्लावर वेस को लेकर एक दुकान में देता है, तो दुकानदार कहता है कि इसकी कीमत 2.5 मिलियन है। आप एक काम करिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें लिख कर जाइए और उसके बाद हमारा आदमी आपको कॉन्टैक्ट करेगा। वो भी दोस्तों डिटेल्स को लिख कर चला जाता है। असल में ये सेटिंग पैनी के आइडिया के मुताबिक जेजे कर रहा है। जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चला जाता है तो मोजो वहाँ पर आता है और उस आदमी से कहता है कि तुम ये पैसे रख लो और उस वेस को तोड़ डालो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये तुम्हारे पास है। इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। अगर तुमसे कोई सवाल भी करे तो कह देना कि तुम कुछ नहीं जानते, इस तरह तुम पुलिस में भी नहीं फंसोगे। दूसरी ओर दोस्तों बॉडीगार्ड जेजे से कहता है कि उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने हमारी दुकान में वो फ्लावर वेस दे दिया है, अब हमें उसे 2.5 मिलियन देना होगा। तब जेजे बॉडीगार्ड को इशारा करता है और वो एक बॉक्स टेबल पर रखता है जिसमें 2.5 मिलियन का बॉन्ड पेपर है। जेजे पैनी से कहता है कि तुम खुद ही जाकर उस दुकान वाले को एक बॉक्स दे दो, वो उस कैंडिडेट को पैसे पहुंचा देगा। पैनी भी बॉक्स लेकर चली जाती है, पर जेजे अपने बॉडीगार्ड को उस पर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेज देता है। मतलब दोस्तों जेजे को अब भी पैनी पर पूरा विश्वास नहीं हुआ है। पर इस बात से बेखबर पैनी तुरंत मोजो को कॉल करके कहती है पैसे हाथ आ गए हैं, मैं तुमसे बाहर मिलने आ रही हूँ। कहकर वो मोजो से मिलने कार में निकलती है, पर मोजो वहीं पे होता है और पैनी को निकलते देखकर उसका पीछा करने वाला होता है कि तभी वो बॉडीगार्ड को पैनी के पीछे जाते हुए देख लेता है। एंड यहाँ मोजो को पता चल जाता है कि जेजे को पैनी पर अभी पूरा विश्वास हुआ ही नहीं,
वो तुरंत पैनी को कॉल करके कहता है कि तुम कहीं मत मुड़ना, सीधे उस दुकान में जाकर रुकना, तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड लगा हुआ है। ओह, ये सुनकर पैनी चौंक जाती है और जैसे जेजे ने कहा था वो सीधे उस दुकान में जाकर बॉक्स दे देती है और उस आदमी से कहती है कि आप फिलहाल कुछ मत कहना, कुछ देर में इस बॉक्स को लेने मोजो आ जाएगा, आप उसको ये बॉक्स दे दीजिएगा। दूर से दोस्तों बॉडीगार्ड ये देख रहा होता है पर उसे ये नहीं पता कि पैनी ने दुकान वाले से क्या कहा। एंड वो जेजे को कॉल करके कहता है कि पैसे दुकान में पहुंच चुके हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहकर वो चला जाता है। एंड फिर होती है मोजो की एंट्री, जो दुकानदार से वो बॉक्स लेकर चला जाता है। वो सीधे उस कैंडिडेट से मिलने जाता है। कैंडिडेट को लगता है कि ये जेजे का भेजा हुआ आदमी है। मोजो भी पूछता है कि जेजे ने आपको कितना अमाउंट देने का वादा किया था। वो कहता है कि 2.5 मिलियन और मोजो चौंक कर कहता है कि लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 मिलियन है, बॉस ने यही देने को कहा था। वो भड़क जाता है कि ये तो धोखा हुआ। मोजो कहता है कि देखिए वो तो मैं नहीं जानता, आप खुद गिनकर देख लीजिए, कहकर वो उस बॉक्स को उसको देखकर बाहर आ जाता है और जब वो गिनता है तो ठीक 2.5 मिलियन होते हैं। मोजो कहता है कि सॉरी सर, शायद मुझे गिनने में गलती हो गई, वैसे इतने पैसों का आप करने क्या वाले हैं। तो तब वो कैंडिडेट कहता है कि एकाएक इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता वरना पुलिस को शक होगा, इसलिए मैं इसको सेफ डिपॉजिट में रखने वाला हूँ, कहकर वो बॉक्स लेकर चला जाता है। एंड तब मोजो वहाँ छुपा हुआ रिकॉर्डर निकालता है और इससे ये लोग साबित कर पाएंगे कि जेजे ने कैंडिडेट को रिश्वत देकर अपनी पार्टी में शामिल किया। अब यहाँ ली कहता है कि ये तुमने अच्छा काम किया है, अब इलेक्शन के ठीक 2 दिन पहले हम इस प्रूफ को रिलीज करेंगे और फिर देखना जेजे का काम तमाम। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू, चेयरमैन, उसका पीए और जिना एक रेस्टोरेंट में खा रहे होते हैं। चेयरमैन एंड्रयू को एक लड़की की फोटो दिखाकर कहता है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग में पहले तुम्हें इस लड़की से शादी करनी है। एंड्रयू कहता है कि पापा अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, पर चेयरमैन नहीं मानता दोस्तों और उठकर बाथरूम जाता है। बेचारा वहीं गिर पड़ जाता है, उसे फिर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पीए भी बहुत घबराया हुआ होता है कि कुछ दिनों में इनकी हालत और खराब हो गई है, पता नहीं क्या होगा। बीच में तो अच्छी सेहत बन रही थी लेकिन फिर अचानक तबीयत खराब होने लग गई, पता नहीं क्या। एंड तब चेयरमैन को उसकी वाइफ कॉल करती है लेकिन एंड्रयू फोन उठाता है तो वो पूछती है उनका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। एंड्रयू कहता है कि हम सब एक रेस्टोरेंट में हैं। एंड वो बड़ी उत्सुक होकर पूछती है कि कहीं वो बेहोश तो नहीं हुए ना अभी। बस दोस्तों एंड्रयू को इस शब्द को सुनकर शक हो जाता है और वो कहता है नहीं तो वो तो बिल्कुल ठीक है अभी। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्सेस की आवाज़ चेयरमैन की वाइफ सुन लेती है और तब एंड्रयू झट से कॉल काट देता है। चेयरमैन की वाइफ ऐसे खुश हो ही जाती है कि ये दवाइयां सच में अपना असर दिखाने लग गई है वैसे, और लगता है वो हॉस्पिटल में ही है, ये एंड्रयू झूठ कह रहा है। और यहाँ दोस्तों हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि चेयरमैन का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया था जिसकी वजह से वो गिर पड़े। एंड्रयू कहता है कि आप एक काम करिए ना, आप मेरे पापा का फुल चेकअप कीजिए और ये दवाइयाँ जो भी ले रहे हैं उनको लैब में देकर इसका केमिकल कंपोजिशन चेक कीजिए। डॉक्टर कहता है लेकिन ये तो खुद मैंने उनको दी थी। एंड्रयू कहता है कि मुझे आप पर शक नहीं है लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, आप प्लीज इसको रिटेस्ट कीजिए। एंड डॉक्टर भी मान जाता है। वहाँ दोस्तों ली जिना को कॉल करके कहता है कि मुझे जेजे के खिलाफ एविडेंस मिल गया है जिसके बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ। यहाँ नाथन को दिखाते हैं, उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि एंड्रयू ने तुम्हें पता है जेजे के कुछ फाइल्स जिना को दे दिए हैं जिनके बल पर ऐसा लगता है कि जेजे जेल भी जा सकता है। सुनकर नाथन बड़ा खुश होता है कि मुझे पता था जिना के लिए एंड्रयू जेजे के खिलाफ कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा और अब मैं अपना गेम शुरू करूंगा, कहकर वो सीधे जेजे के पास जाकर कह देता है कि बस कुछ दिनों के बाद है, फिर तुम उम्र भर जेल की हवा खाओगे, देख लेना। एंड वो भी चौंक जाता है कि क्या बकवास कर रहे हो। बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम जिस एंड्रयू को अपना वफादार समझ रहे थे उसने तुम्हारे खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो सब जिना को दे दिया है। जिना फिर ली के साथ मिलकर तुम्हारा करियर और तुम्हारी जिंदगी खत्म करने जा रही है। जेजे कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ है? अच्छा नहीं करना तो मत करो, मुझे क्या, जेल जाओगे तुम जाओगे, पर हाँ तुम्हारे पास अब भी टाइम है, तुम मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगा। ये कहकर दोस्तों नाथन चला जाता है। वहाँ ली और जिना की मीटिंग होती है जिसमें ली उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि इसे ब्रॉडकास्ट करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इनकी जब डीलिंग खत्म हो जाती है तो जिना बाहर जाती है तो जेजे का बॉडीगार्ड देख लेता है उसको और जेजे को कॉल करके बताता है कि आपका शक बिल्कुल सही निकला, जिना ली के साथ मिली हुई है और लगता है दोनों आपके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। जेजे को बहुत गुस्सा आता है कि जिस एंड्रयू को उसने अपना वफादार माना उसने उसको धोखा दे दिया, इसकी सजा तो मैं उसको जरूर दूंगा। जेजे ये सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है और पूछता है अब आगे का प्लान क्या करना है। जेजे कहता है कि प्लान कुछ नहीं, जिना को खत्म कर डालो बस, तब एंड्रयू को पता चलेगा कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। बॉडीगार्ड शॉक हो जाता है कि आप सोच समझ कर फैसला कर रहे हैं ना। जेजे कहता है कि मुझसे आधी उम्र के लोग मेरी इतनी साल की मेहनत से बने किले को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं लेकिन मैं अब ये होने नहीं दूंगा, तुम एक काम करो जिना को मार डालो बस। बॉडीगार्ड भी कहता है कि ठीक है सर, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मैं ये काम जरूर करूंगा। दूसरी ओर जिना अपने ऑफिस में होती है और कहती है एंड्रयू मुझसे मिलने आ रहा है, मुझे जल्दी निकलना होगा। तो पार्किंग लॉट में उसका मुंह बंद कर दिया जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि
बॉडीगार्ड है वो उसे बेहोश करके उसे कार में बिठाकर एक जगह पे लेकर जाता है जहां वो ऐसी सेटिंग करेगा जैसे कि जिना ने खुदकुशी कर ली है। इसी बीच एंड्रयू जिना से मिलने आ ही रहा होता है तो सिग्नल पर वो जिना की कार को देखता है एंड जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि जिना अंदर बेहोश है और कार कोई और चला रहा है। बस दोस्तों एंड्रयू सेंस कर लेता है कि जिना को कोई खतरा है। इतने में जिना की कार सिग्नल से आगे बढ़ती है तो वो अपनी कार घुमाकर तेजी से जिना की कार का पीछा करता है। पीछा पूरा नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर ये एपिसोड 32 खत्म हो जाता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि जिना के साथ क्या हुआ, क्या जिना के खिलाफ एविडेंस पब्लिक के सामने आया और क्या सच में ली जिना को पूरी तरह भूल गया था या फिर नहीं। दोस्तों इंतजार कीजिए अगले पार्ट का और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।